ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप चाहे अपने करिकुलम एग्ज़ाम्स की बात करते हो या फिर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, क्योंकि गेट एग्ज़ाम्स में आपसे सी प्रोग्रामिंग पूछा जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे ऑपरेटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से हमें पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे अभी, जिसमें हमारे पास ये 3 ऑपरेटर्स आते हैं। इनको मैं कोमा से सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। बाइनरी में हमारे पास ये 4 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें कि हमारे पास प्लस ऑपरेटर आता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एंड देन प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू जिसको हम इक्वल्स टू कहते हैं, निगेशन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जिसको बोलते हैं, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल में हमारे पास आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज में हमारे पास आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, एक्सॉर इक्वल्स टू, लेफ्ट शिफ्ट और इक्वल्स टू एंड राइट शिफ्ट इक्वल्स टू। एंड ऐसे ही हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर आता है, जिसमें कि ये टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम एक एक ऑपरेटर को विद एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक एक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे हमने यहाँ पर बाइनरी की 4 कैटेगरी लिखी है, कई जगह पे आपको 5 कैटेगरीज भी मिल सकती हैं, जिसमें उन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अलग किया होगा। जैसे ये जो ऑपरेटर्स मैंने साथ में लिखे हैं ना, दिस वन, तो उनको उन्होंने अलग से कैटेगरी बना के, असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी बना के उसमें रखा होगा। तो इन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। मोटा मोटा हमारे पास ये 3 टाइप्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये 3 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। एंड टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। अब मैं क्या भाषा बोल रही हूँ कि ऑपरेंड, ऑपरेटर, व्हाट इज़ दैट। तो जैसे मान लीजिए आपको जो है नंबर्स का 2 नंबर से, मान लीजिए 4 और 5, इनका हमें एडिशन फाइंड आउट करना है, यानी कि प्लस ऑपरेटर लगाना है। तो ये जो है हमारे प्लस इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। ये भी ऑपरेंड है और ये भी एक ऑपरेंड है। तो यानी कि आप ऑपरेटर जिन भी वैल्यूज़ पर अप्लाई कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो जो यूनरी ऑपरेटर है ना, वो उसके लिए हमें केवल एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, केवल एक ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि 2 ऑपरेंड्स पर बाइनरी ऑपरेटर्स लगेंगे। एंड टर्नरी के केस में हमें चाहिए होते हैं 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि अच्छे खासे लेंदी ये टॉपिक्स हैं तो इन्हें बहुत आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो आई होप कि आपको जो है ये देखो भाई, नोट्स बना लेना। ठीक है, ये सब नोट्स बना लेना वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ से इसे क्योंकि कर रही हूँ रब। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये 5 ऑपरेटर्स आते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको इनका यूज़ बताती हूँ। प्लस का यूज़ तो भाई पता होगा, क्लास 1 से पढ़ा होगा। 3 + 2 हमारे पास 5 होता है। माइनस की बात करें तो 3 - 2 हमारे पास 1 होता है। 2 - 3 करेंगे तो -1 होता है, ये भी हमें पता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 × 3 हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। अब
जैसे हम लोग अपनी जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 नंबर्स का तो हम 2.3 करके 6 लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं मैथमेटिक्स में। बट प्रोग्रामिंग में ऐसा हमें नहीं करना है। प्रोग्रामिंग में हमें उसे बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई ये जो हमें 2 नंबर्स है ना 2 और 3, मुझे इन पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाना है। और ये आपको कीबोर्ड में मिलेगा, आपके जो 8 नंबर है उसके ऊपर आपको मिलता है। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन मिलेगा। ये गलत है, ये नहीं चलेगा, डॉट नहीं चलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यही वाला साइन यूज़ किया जाएगा। डिवीजन की बात करें तो 3/2 हमें क्या आउटपुट देगा, 3/2 हमें 1 रिटर्न करेगा या फिर 1.5 रिटर्न करेगा, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी। बाकी जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बताती हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या आपको रिटर्न करता है। ये रिटर्न करता है आपको रिमाइंडर। रिमाइंडर बोले तो जैसे मान लीजिए आपने किया 5/3 किया, तो क्या ये डिविजिबल है पूरा, क्या 5 3 से पूरा डिविजिबल है, नहीं है। 3 1 जा 3 और आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमें जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप यहीं पर डिवीजन ऑपरेटर लगाते तो वो हमें रिटर्न करता है 3 एकम 3 4 5 3 4 18 1.6 रिटर्न करेगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड जो डिवीजन ऑपरेटर है उसमें आपको डिफरेंस समझना होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, और जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको पता है कि क्या हमें रिटर्न करता है, पूरी वैल्यू हमें बताता है कि डिवाइड करके हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। जैसे कि 3 एकम 3 3 1.6 हमें रिटर्न करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देती हूँ मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। आपने दिया 7/2, तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आपके पास बचेगा, तो इसने हमें रिटर्न करेगा ये 1। 7 मॉड्यूलस 7, तो 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं है, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। 10 मॉड्यूलस 3 अगर करती है तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचता है, तो हमें 1 रिटर्न करेगा। मान लीजिए आपने किया 5 मॉड्यूलस 4, 4 1 जा 4, आपके पास 1 रिमाइंडर आता है तो 1 रिटर्न करेगा। तो ये होता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर। बट मॉड्यूलस ऑपरेटर में आपको ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर कभी भी डेसिमल नंबर्स पे काम नहीं करेगा आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, नेगेटिव नंबर्स अगर होते हैं, मान लीजिए आपने लगाया -7 मॉड्यूलस 3, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और ये हमें रिटर्न करेगा -1। जो भी आपके पास जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसका जो साइन है वो हमारे पास आउटपुट में आता है। मान लीजिए होता है 7 मॉड्यूलस -3, तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर है, बट जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड है उसका साइन क्या है, प्लस, तो ये हमें प्लस साइन ही रिटर्न करेगा, यानी कि आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। और एग्जाम्पल देती हूँ 10 मॉड्यूलस -2, तो 2 5 जा 10, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो 0 आएगा। अब आती बात साइन की, तो साइन हम देखेंगे फर्स्ट ऑपरेंड का, फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये हमारे पास होता -10 मॉड्यूलस 2, तो 0 रिटर्न करता, और फर्स्ट ऑपरेंड का साइन कितना है, माइनस, तो इसलिए हमें ये क्या रिटर्न करता, -0, जो कि एक इलीगल वैल्यू है। ये हमें यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर लिस्ट में मैंने और भी ऑपरेटर्स लिखे थे, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू। इनका क्या मीनिंग है, मान लीजिए कि आपने लिखा एक मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, और मैंने लिखा है a प्लस इक्वल्स टू बी। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस बी। इट्स अ शॉर्ट एब्रीविएशन ऑफ राइटिंग दिस। अगर हमने लिखा है a माइनस इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू a माइनस बी। जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है दैट माइनस राइट साइड वाला ऑपरेंड। आपने लिखा है a मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू a मल्टीप्लिकेशन b। a डिवीजन इक्वल्स टू b, तो a इक्वल्स टू a डिवीजन b। a मॉड्यूलस इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b। ठीक है, तो इन ऑपरेटर्स का जस्ट मीनिंग ये है, जिनको कई बार आप देखोगे कि कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स अगर आप देखते हैं तो इन सारे ऑपरेटर्स को वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में रख देते हैं। तो वहाँ पे भी रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। ये जो इक्वल का साइन है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है ये, बट क्योंकि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ था तो इसलिए मैंने आपको इस एरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में ही इसको बताया है। अब मैं आपको इसका जल्दी से इसे करके दिखाती हूँ एक प्रोग्राम, आपको फिर ये एकदम समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें ए और बी की वैल्यू मैंने यूज़र से नहीं ली है, अपने आप ही दे दी है, और इन डिफरेंट ऑपरेटर्स की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो भाई क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ओहो, स्लैश एन लगा लेते हैं फॉर द नेक्स्ट लाइन। ये देखिए सबसे पहले है 30, 20 + 10 30, a - b यानी 10 - 20 इज -10। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए a मल्टीप्लिकेशन b यानी कि 200, a डिवीजन b यानी कि 10/20। इसने हमें रिटर्न किया है 0। ऐसा क्यों है? देखो इसका रीज़न मैं बताती हूँ। हमारे पास है 10/20, जिसमें कि ये भी हमारे पास इंटीजर है और ये भी हमारे पास इंटीजर है। तो ये मुझे किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? एक इंटीजर वैल्यू ही एक रिटर्न करेगा। तो 10/20 अगर हम डेसिमल में बात करें तो कितना रिटर्न करेगा? ये हमें 0.5 रिटर्न करेगा। बट 0.5 एक क्या है? एक डेसिमल वैल्यू है, और इंटीजर केवल एक होल नंबर्स को रखता है, तो इसलिए ये हमें इसका होल नंबर यानी कि केवल 0 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास a परसेंटाइल b। तो ये देखिए हमें क्या आउटपुट में देगा 10/20। तो कितना रिमाइंडर आएगा मेरे पास? 10 आएगा। तो आउटपुट में दिया इसने 10। और b m परसेंटाइल a, तो यहाँ पर सॉरी b मॉड्यूलस a यानी कि 20/10, कोई कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसलिए हमारे पास कितना आया है? 0 आया है। यहाँ पर क्या हुआ? अगर मान लीजिए 7/20 होता है, 7 मॉड्यूलस 20, तो ये तो कहीं से कहीं तक कट नहीं रहा, तो हमें रिमाइंडर में क्या बचेगा? 7 ही बचेगा, इसलिए हमारे पास 7 आउटपुट में आएगा। यहाँ पर जैसे a मॉड्यूलस b था ना, तो 10 मॉड्यूलस b था, तो 10 20 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसने मुझे रिमाइंडर में क्या दिया? 10 आउटपुट में दिया है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास होता माइनस में वैल्यू, तो अब देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी? मॉड्यूलस वाले की देखना बस, -10। अगर मैं कर देती हूँ b को, अब देखो क्या आएगा? प्लस आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या बताया था, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो साइन लेता है किसका? फर्स्ट ऑपरेंड का, इसीलिए। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमने जैसे किया था a प्लस इक्वल्स टू b है अगर हमारे पास, ठीक है। और मैं अब प्रिंट करवाती हूँ किसकी वैल्यू? प्रिंट f परसेंटाइल d, a। तो देखिए क्या होगा, पहले तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस b। तो a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है? 10, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। तो टोटल 30 हुआ, तो a में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा? 30 को प्रिंट करेगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारे पास देखिए 30 आउटपुट में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले सारे ऑपरेटर्स हमारे काम करते हैं। आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, सेम इसी तरह से ये काम करेंगे। अब मैं आपको इसका डिवीजन ऑपरेटर का बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और हैंड टू हैंड हम इन्हें एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। केवल हम ये वाला स्टेटमेंट रहने देते हैं, बाकी सब हम अभी हटा देते हैं। तो देखो अभी तो हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास इंट टाइप का एक वेरिएबल है, और एक इंट टाइप का वेरिएबल है 3, और एक इंट टाइप के सी वेरिएबल में आप a/b फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी फर्स्ट डिजिट होती है जो डेसिमल पॉइंट से, वो ये आपको प्रिंट करवाता है। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट में कितना आएगा? सी में कितना वैल्यू आएगा? 3 आएगा। मैं आपको इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। 10/3 अगर मैं करती हूँ तो देखिए क्या आएगा? केवल 3 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। चलो अब मुझे नहीं चाहिए 3, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई एग्जैक्ट ये मुझे आउटपुट दे। तो क्या करना चाहिए हमें? इसको फ्लोट कर दे। अगर मैं फ्लोट c इक्वल्स टू a/b करती हूँ तो देखिए क्या होगा? a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 3, तो एग्जैक्ट आउटपुट तो क्या है हमारे पास? 3.33।
और फ्लोट भी अब और हमने सी भी अब फ्लोट में ले लिया, तो हमारे पास सी में क्या आना चाहिए, 3.33 आना चाहिए, बट नहीं आएगा। हमारे पास इसमें आउटपुट में आएगा 3.00000। लेट्स चेक द आउटपुट। ये हमने किया एफ। यहाँ पर हम लोग एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाएंगे सी की वैल्यू। कंट्रोल एस किया। अब देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में हमारे पास आया है 3.000, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। अभी भी हमारे पास 3.3 नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? इसका रीज़न देखो क्या है, क्योंकि ए और बी हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं। ये जो आउटपुट देंगी ना, वो हमें रिटर्न करेंगी एक इंटीजर टाइप का ही रिटर्न करेंगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी यहाँ पर कि सामने जो वैल्यू है, सामने जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वो फ्लोट टाइप का है या इंटीजर टाइप का है। मतलब जैसे यहाँ पे 10/3 किया था, तो इसका जो आउटपुट कंपाइलर ने हमें रिटर्न किया वो 3 ही रिटर्न किया था। इससे अभी कोई फ़र्क नहीं था कि ये इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। ये वैल्यू तो बाद में यहाँ पर असाइन हुई है इंटीजर टाइप में। जैसे यहाँ पर 10/3 यहाँ पे कंपाइलर ने हमें रिटर्न किया था केवल 3, बट क्योंकि हम इसको असाइन करवा रहे थे एक फ्लोट वैल्यू में, तो इसलिए उसने आगे प्रिसीजन वाली टोटल 6 डिजिट्स वाली वैल्यू हमें रिटर्न की थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपाइलर के अकॉर्डिंग अगर आप इंटीजर अपॉन इंटीजर वैल्यू कर रहे हो तो वो आपको इंटीजर ही रिटर्न करेगा। अगर आप ये करते हो फ्लोट अपॉन इंटीजर करते हो तो उस केस में आपको फ्लोट वैल्यू मिलेगी, या फिर अगर आप इंट अपॉन फ्लोट करते हो तो भी आपको फ्लोट वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, केवल ए को, बी को चलो यहाँ से हटा देती हूँ, बी को मैं बना देती हूँ अभी फ्लोट बी। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि 10/3 और 3 क्या है हमारे पास, एक फ्लोट वैल्यू है। तो अभी मुझे रिटर्न करेगा एग्जैक्ट वैल्यू। देखो 3.333 पूरा 6 डिजिट ने प्रिसीजन हमें रिटर्न किया है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इसको फ्लोट बना देती हूँ। अगर फ्लोट मतलब इनमें से कोई भी अगर एक वैल्यू फ्लोट होती है, अगर डिवीजन में अगर कोई भी एक ऑपरेंड फ्लोट टाइप का होता है तब भी काम बन जाएगी, वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट देगा। ये देखिए अब मैंने ए को बनाया है फ्लोट, तब भी इसने मुझे एग्जैक्ट आउटपुट दिया है। मुझे केवल 2 प्रिसीजन तक चाहिए वैल्यू, तो 0.2 अगर मैं लगा दूंगी तो ये मुझे 3.33 केवल रिटर्न करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप फ्लोट अपॉन फ्लोट कर रहे हैं तो आपको वो फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा कंपाइलर। इंट अपॉन इंट कर रहे हैं तो वो आपको इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अब किस में आप वैल्यू को इसको असाइन कर रहे हैं वो सेकेंडरी थिंग है। तो इसी वजह से जब हम लोग 10/3, जबकि 10 और 3 दोनों इंटीजर थे, तो ये मुझे 3 ही रिटर्न कर रहा था। और जब मैंने इसको इंटीजर में असाइन किया, सी में असाइन किया, तो इसने मुझे 3 रिटर्न किया। बट जब मैंने इसको फ्लोट सी में असाइन किया तो इसने मुझे 3 पॉइंट, क्योंकि अब ये वैल्यू को फ्लोट होना पड़ेगा ना, डेसिमल नंबर बनना पड़ेगा, तो इसलिए इसने 0 को ऐड कर दिया। बट अब मुझे एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि ये जो यहाँ पर कंपाइलर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वही एग्जैक्ट आए। वो कैसे आएगी? अगर मैं कोई भी एक वैल्यू इनमें से अगर फ्लोट होगी तो तभी वो मुझे फ्लोट रिटर्न करेगा। या तो पहले वाला ऑपरेंड फ्लोट हो या सेकेंड वाला ऑपरेंड फ्लोट हो, या फिर दोनों ऑपरेंड फ्लोट टाइप के हों, तो वो मुझे फ्लोट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो डिवीजन ऑपरेटर है वो काम करता है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इंटीजर में असाइन करते हैं, हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला है कि a जो है वो क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, b एक हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है, c इक्वल्स टू a अपॉन b कर रहे हैं हम लोग 10/3। तो अभी सोचिए फ्लोट अपॉन इंट क्या वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे? फ्लोट, यानी कि मेरे पास कंपाइलर क्या देगा मुझे? ये वाली वैल्यू देगा। बट मुझे इसे किस में असाइन करना है? इंटीजर वैल्यू में असाइन करना है इसको। C क्या है? इंटीजर टाइप का है। तो ये मेरे पास अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3। एक बार देखो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर इसको कर देंगे हम D, कंट्रोल S। इसने मुझे आउटपुट में क्या है दिया है? 3। तो यानी जब आप प्रिंट करवाते हैं तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं उसका बहुत बड़ा खेल है। जिसमें आप वैल्यू, फाइनल वैल्यू ले रहे हैं, उसका जो टाइप है उसका बहुत बड़ा खेल है आपके डिवीजन ऑपरेटर के टाइम पे।